वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाके ऐसे हैं जहां जिले में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक व्यक्ति फंस गया है, जिसका पाकिस्तान सभी ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश के कहर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान सेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से कई जिलों में बाढ़ के हालात सामने आए हैं। अब तक 1000 से लोगों की जान पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से जा चुकी है। तो पाकिस्तान में सदी की सबसे भयानक बाढ़ आई है। पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इस बाढ़ का असर हुआ है। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान बाढ़ में डूब गया है। सैलाब में बह रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान से आई तस्वीर नंबर 1। पाकिस्तान से आई तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान से आई तस्वीर नंबर 3। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान से आई तस्वीर नंबर 4। पहाड़ के पत्थर हमारा हाथ आ गया, जिसकी वजह से हम जो है ना इधर बचे हुए हैं, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खराब है। तो कबायली इलाकों में सैलाबी रेलों के आने की वजह से मट चांडिया की आबादी जो है वहाँ शदीद मुतासिर हो। हम वहाँ पर जा रहे थे मट चांडिया की आबादी को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। तो बहुत ही अबतर सूरत हाल है। पानी का बहुत तेज होता जा रहा है। अचानक ये बरसाती नाला आ गया था, जिसकी वजह से हम फंस कर रह गए। और पाकिस्तान से आई तस्वीर नंबर 5। ये 5 तस्वीरें देखी आपने। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में सैलाब से 1000 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में 8 लाख पशुओं की बाढ़ में बहकर मौत। पाकिस्तान में लाखों लाशें, अब महामारी का खतरा। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सामने मसाइब लोगों को देख रहे हैं, जो लोगों की तैरती हुई डूबती हुई लाशें देख रहे हैं, उनके लिए क्या करना है। वो जो लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं, उनके बच्चों को खाना कैसे देना है, पानी कैसे देना है, ये कोई नहीं सोचा। 54 में अमेरिका ने इसलिए बनाई थी ताकि ताइवान स्ट्रेट में शांति रहे और चीन ताइवान से दूर रहे, लेकिन चीन ने कभी भी औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना। वो अलग बात है कि तो पाकिस्तान में आई इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान मकानों को पहुंचा है। नदी किनारे बने करीब 10 लाख मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान पर बहुत भयानक बीत रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में ही दावे किए जा रहे हैं कि अचानक सामान्य के मुकाबले 784% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इतनी जबरदस्त बारिश के बाद हालात संभालने के लिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। जैकोबाद के सैलाब मुतासरीन की एक कैंप में मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं
ये सैलाब मुतासरीन की कैंप है। इनको अभी तक 4 दिन बारिश को बंद हुए हैं। ज़िले हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन को टेंट, पीने के पानी और खाने पीने की अशिया फराम की गई हैं, लेकिन ये वाज़ेह सबूत है, ये आपके सामने मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। इन सैलाब मुतासरीन के पास ना कोई टेंट है, ना पीने का पानी है और ना ही खाने पीने की कोई अशिया मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है मकानों को। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान के अंदर नदियों के किनारों और आसपास बने करीब 10 लाख मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो भी इस हिसाब से 50 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर बेघर हो चुके हैं। उनके घर टूट चुके हैं और वो अब खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, बारिश और सैलाब से 24 घंटे में मुल्क में मजीद 119 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी हो गए हैं। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1033 हो गई है, जबकि 1527 अफराद जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 83,000 मवेशी भी जान से गए। पाकिस्तान के इन बिगड़े हुए हालातों के बीच शहबाज शरीफ को फ्लड टूरिज्म करने का मौका मिल गया है। वो प्लेन से डूबे हुए पाकिस्तान का जायजा ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर भी ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान सरकार के जले पर पॉलिटिक्स का नमक छिड़कते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी है। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान 2010 में जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, तब भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आज हुआ। तो मैं जायजे ले रहा हूँ। मैं आज भी और भी जगह पे टूर कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि हम मिल के बहैसियत कौम हम मिल के कैसे हम अब वो लोग जो बड़ी मुश्किल में हैं हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अपनी सारी दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूँगा। तो पाकिस्तान में आई इस बाढ़ से वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार और नौकरशाहों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार और नौकरशाही का अमला नाकाम साबित हो रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, बचाने की गुहार लगा रही है और पाकिस्तान की पूरी सरकार और नौकरशाही का अमला नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे वक्त में दूसरे देशों में सिर्फ आर्मी ही एकमात्र उम्मीद होती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस कदर निराश हैं कि राहत कैंपों में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजा जा रहा है। एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें अपलोड वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी सैलाब पीड़ितों से मार खा रही है। फौज आ गई, फौज को मारा। देखा आपने कैसे सैलाब पीड़ित सीना ताने मरने मारने के लिए पाकिस्तानी फौजियों के सामने खड़े हो गए हैं। इसकी वजह है पाकिस्तानी फौजियों की बदसलूकी। दरअसल पाकिस्तान की फौज मदद नहीं कर रही है, बल्कि पाकिस्तानी सैनिक बाढ़ पीड़ितों के साथ फोटो खिंचवाकर मदद का दिखावा और नाटक कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलता ये वीडियो वायरल होने लगा, तो पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसे झूठे वीडियो जानबूझकर दिखाए जाने लगे। एक तरफ सैलाब के बीच पाकिस्तानी फौज बदनाम हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों पर लानत भेजी जा रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर कनाडा के दौरे पर नियाग्रा फॉल में टहलते हुए नजर आए। इस पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की पब्लिक बाढ़ से मर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता टूरिज्म में बिजी हैं।
वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पर आई आपदा को नजरअंदाज कर अपनी 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस पर भी पाकिस्तान में ट्रोलिंग चल रही है। वहीं पाकिस्तान की सड़कें सैलाब में बही जा रही हैं। सैलाब में पाकिस्तान में 3,451 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान के 149 पुल सैलाब से डूब चुके हैं। स्वात के इलाके मटा में जो सैलाब की तुगयानी है उसके बायस जो तबाही है वो आपके सामने है। पूरी की पूरी सड़क जो है वो तबाह हो गई है और ये सड़क जो है वो हाल ही में इसको बनाया गया था। तो पाकिस्तान में अधिकतर इलाके जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो हैं सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। यहां सबसे ज्यादा हालात खराब हैं और पाकिस्तान में सैलाब से कुल 20 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सबको पता है कि पाकिस्तान में थोड़े से जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो एज अ क्रिकेट टीम और एज अ प्लेयर्स हम कोशिश करें कि उनको डोनेट करें। ये नहीं कि हम प्लेयर्स, बाकी सब प्लेयर्स से भी डिस्कशन हो रही है कि उनको हम डोनेट करें, कि उनकी हेल्प और जो मुश्किल में पड़े हुए लोग उनको हेल्प करें। इस सैलाब में कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। स्वात नदी में 5 लोग फंस गए। लहरों की थपेड़ों में इन सभी की जान अधर में लटकी हुई थी। सैलाब की लहरों का ऐसा तूफान आया कि लगा अब कुछ भी नहीं बचा। आसपास मौजूद लोगों ने मदद की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां के लोकल मीडिया से जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक 5 में से सिर्फ 1 को बचाया जा सका है। ये पाकिस्तान की ही एक और तस्वीर है। सैलाब इतनी जबरदस्त ताकत से शहर में घुसा है कि कारें खिलौनों की तरह तैरने लगी। पाकिस्तान पहले से दिवालिया हो चुका है। महंगाई पहले से बहुत ज्यादा है। अब सैलाब की वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान छू रही है। पहले से फेल्ड स्टेट पाकिस्तान पर कुदरत की ये मार बहुत भारी पड़ रही है। तो भ्रष्टाचार की निशानी अपने साथ लिए ट्विन टावर को ढहा दिया गया है। पूरे देश की निगाहें इस ट्विन टावर पर थी जब इसे जबरदोज कर दिया गया। सावधानी और तकनीक की मदद से सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। टावर गिरने का वीडियो है क्या? हमें भेज रहा हूँ। मैं अपने घर पर ही था। मेरा घर ट्विन टावर के सामने ही है। मैंने क्लोज वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरे पास भी एक और वीडियो आया। मेरे फोन पर तो जितने मैसेज आ रही है ब्लास्ट की आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया कैसे? बहुत सही हुआ। करप्शन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आपने अब तक फोन पर देखा, अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए।
जिसने नहीं देखा वो देखकर दंग हो जाएगा। जिसने देखा है उससे भी कई अनदेखी तस्वीरें नजर आएंगी। आप इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये तस्वीर आपके जहन में भूचाल लाएगी। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, चौबीस घंटे से ना रिपोर्टर हटे ना कैमरामैन थके। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज में जो दिखा वो कोई और नहीं देख पाए। तो महज 9 सेकंड के अंदर ही दोनों ट्विन टावर धड़ाम कर दिए गए। लोगों के अंदर उत्सुकता भी थी, देश भर की निगाहें इस पर थी, लेकिन लोगों में दहशत भी थी और ये सोच भी रहे थे लोग कि आखिर इतनी बड़ी इमारत ध्वस्त कैसे होगी। ये देश के सबसे बड़े कंट्रोल्ड ब्लास्ट की सीधी साधी रिपोर्ट नहीं, इनसाइड थ्रिलर स्टोरी है। सुबह के 8 बज चुके हैं और फिलहाल मैं 93 सेक्टर में हूँ। जी हाँ, 93 सेक्टर एपिसेंटर है। मेरे ठीक पीछे आप ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं, इट इज विलेज की आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ सुपर टेक एंड राजकोट जहां पर ये ट्विन टावर्स फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में ये धड़ाम हो जाएंगे। रात के 8 बज चुके हैं और ये वही सेक्टर है, सेक्टर 93 है। यहाँ पर सब कुछ जस के तस है, नहीं है तो सिर्फ ट्विन टावर जो ध्वस्त हो चुके हैं, गगनचुंबी इमारत धड़ाम हो चुकी है, लेकिन आसपास की बिल्डिंग सुरक्षित हैं। इन 12 घंटों के दरमियान नोएडा के सेक्टर 93 में जो हुआ उसकी महा कवरेज में न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम जुटी। आसमान से, जमीन से, बिल्डिंगों की छत से, सेक्टर 93 के पास के सभी फ्लाईओवर से, बगल से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे से न्यूज 18 इंडिया के 50 कैमरों में ट्विन टावर का विध्वंस कैप्चर है। पलक झपकते ही ट्विन टावर भरभरा कर जमींदोज हो गया। ट्विन टावर विध्वंस होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। ट्विन टावर के पास गतिविधियां तेज हो गई थी। एक ट्रिगर दबाया गया, तेज धमाका हुआ। आसमान छूने वाले ट्विन टावर के धमाकों ने झकझोर कर रख दिया। धमाके के साथ ट्विन टावर से धूल का गुबार उठा। धूल के गुबार के साथ ट्विन टावर दरकने लगा। देखते ही देखते ट्विन टावर की ऊपरी मंजिलें ढहने लगी। ट्विन टावर देश में विध्वंस होने वाली सबसे ऊंची इमारत थी, जिसमें 32 मंजिला टावर नंबर 16 एपेक्स था। दूसरा टावर नंबर 17 सियान 29 फ्लोर का था। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट, 21 दुकानें, 2 बेसमेंट थे। ट्विन टावर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बने थे। जिन टावरों को बनने में 13 साल लगे, उनका विध्वंस महज 9 सेकंड में हुआ। नोएडा के लोग इस ऐतिहासिक और रोमांच से भर देने वाले पल के गवाह बने। एक तूफान के गुजर जाने के बाद अब नोएडा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, मगर धड़कने बढ़ाने वाला यह किस्सा महज 9 सेकंड का नहीं है। ट्विन टावर को तबाह करना इतना आसान नहीं था। पूरा देश दिल थामकर जिस विध्वंस का गवाह बना, उसकी डिटेल रिपोर्ट हैरत अंगेज है। तो जिस वक्त ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, उस वक्त धूल का बड़ा गुबार देखने को मिला। अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा रह गया है। धूल के गुबार को अब कम करने के लिए या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सायरन बजा, ट्रिगर दबा और फिर ऐसा धमाका हुआ कि कैमरे अंधे हो गए।
कैमरे पे दिखाता हूँ मैं आपको धूल कैसी है। ये उंगली मैंने कैमरे पे लगाई और ये इतनी धूल हो गई है, एक पूरी परत हो गई है कैमरे पर। ये कैमरे पर पूरी परत जम गई है। ये मैं यहाँ उंगली लगा रहा हूँ कैमरे के ऊपर और ये पूरी परत एक कैमरे पर आ गई है। इसी तरह से ये पूरी परत पूरी सोसाइटी पर फैल चुकी है। ऐसा धमाका हुआ कि आसमान ढक गया। सफलतापूर्वक ध्वस्त हुई, लेकिन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स देखिए, हम यही कह रहे थे कि ये धूल का गुबार कैसे पूरे सेक्टर को अपने आगोश में ले लेगा। और चारों तरफ 360 एंगल से अगर आप तस्वीरें देखें तो कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा धमाका हुआ कि परिंदे भी पनाह मांगने लगे। ऐसा धमाका हुआ कि धरती हिल गई। ऐसा दृश्य दिखा कि कलेजा थर्रा गया। ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। महज चंद सेकंड लगे, लेकिन वो चंद सेकंड बहुत भारी थे। जैसे जैसे ढांचा ढह रहा था, दिलों में खौफ बढ़ रहा था, अनहोनी की आशंका बढ़ रही थी। काला गुबार इस खौफ में इजाफा कर रहा था। बारूदी अंधड़ पूरे इलाके को ढके जा रहा था। ट्विन टावर में हुआ महाविस्फोट कल्पना से परे था। हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहां धूल का गुबार था। उसी गुबार में नोएडा का सेक्टर 93 एक पल के लिए गुम हो गया था। बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग है ही नहीं अब। बिल्डिंग के सबसे करीब था। ये बिल्डिंग यूं दिख रही थी। हम बार बार सुबह से यहाँ खड़े थे, आपको यूं करके इशारा दिखा रहे थे कि ये बिल्डिंग गिरेगी, ये बिल्डिंग गिरेगी। बार बार ये बता रहे थे कि ये सियान है, ये एपेक्स है। बार बार ये बता रहे थे कि ये 40 मंजिला होना था। बार बार ये बता रहे थे कि ये 32 मंजिला हो गया, लेकिन अब तो कुछ नहीं। ट्विन टावर की तबाही के साथ बारूद बरसा, जिसके साथ धरती पर सीमेंट, सरिया से लबरेज मलबे का अंबार उमड़ आया। स्लो मोशन में देखिए हाहाकारी गुबार कितना भयावह लग रहा था। तो जैसे ही घड़ी में 2:30 बजे सिर्फ एक बटन दबाया गया और इतनी बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहा दी गई। और इसके साथ ही सबके सामने भी सवाल था कि कैसे सावधानी और तकनीक की मदद से इतनी बड़ी गगनचुंबी इमारत को ढहा दिया गया। दिन भर ट्विन टावर में बारूद बिछाने के बाद बचे विस्फोटक को दोबारा पलवल भेज दिया जाता था। एपेक्स और सियान टावर में यही रूटीन पखवाड़े तक जारी रहा। बहुमंजिला टावर को विस्फोटक बनाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। ट्विन टावर को गिराने के लिए 325 किलोग्राम सुपर पावर 90 विस्फोटक, 63,300 मीटर सोलर कोड, 10,990 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगाया गया, जिसके लिए टावर के हर कॉलम और बीम को वी शेप में काटा गया। इसी काटी गई जगहों पर विस्फोटक भरे गए। ग्राउंड फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक एक्सप्लोसिव हर कोने में भरा गया। इसके बाद 4-4 फ्लोर का गैप देकर विस्फोटक लगाया गया। विस्फोटक लगाने के लिए 9,800 सुराख दोनों टावर में बनाए गए थे। ट्विन टावर के जर्रे जर्रे को बारूदी जंजीर से जकड़ा गया था, इसलिए एक बार धमाका होते ही सारी कड़ियां बिखर गई। पूरे बंदोबस्त में कितनी टीम लगी थी, ये भी जानिए। ट्विन टावर के पास 560 पुलिसकर्मी तैनात थे। रिजर्व फोर्स के 100 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया था। क्विक रेस्पॉन्स टीम की 4 टीमें मौजूद थी। इनके साथ राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी थी। पुख्ता इंतजाम था। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले पेशेवर लोग थे। इस काम में 6 विदेशी इंजीनियर, 10 इंडियन ब्लास्टर और कई मजदूर लगे। इस पूरे काम में 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया। ट्विन टावर को विस्फोटक से लोड करने के साथ कई हिस्सों को इस तरीके से तोड़ा गया जिससे कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाए।
विस्फोट के वक्त जोड़वा टावर से ब्लास्टर टीम 70 मीटर दूर खड़ी थी। कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे। कंट्रोल डिमोलिशन तकनीक से देखते ही देखते ट्विन टावर सीधे जमीन में समा गए। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े ये दोनों टावर जब ढहाए गए तो लोगों ने खुशी का इजहार किया। पूरे देश ही खुश था क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई। लेकिन जिस ब्लास्टर ने टावर गिराने के लिए ट्रिगर दबाया, आखिर वो क्यों परेशान थे, इस रिपोर्ट में समझिए। कोई छत से एक टक ताक रहा था, कोई मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद कर रहा था, किसी को सेल्फी की पड़ी थी तो कोई बस ऊपर वाले को याद कर रहा था। लेकिन जिस एक आदमी को बटन दबाना था वो बीती 3 रातों से बेचैन था। ब्लास्ट से पहले नींद उड़ गई थी चेतन दत्ता की, उनके हाथ में ही तो ट्रिगर था। और मैं और हमारी पूरी टीम जिनका इस ब्लास्ट से कंसर्न था, हम बहुत टेंशन में थे। और टेंशन का माहौल ये था कि आधे घंटे से हमने किसी से जस्ट ब्लास्ट से आधा घंटा पहले तक हमें से किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। हम उससे पहले मजाक कर रहे थे। अंकल जो को मैंने आज तक कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, और अंकल जो सुबह से कंटिन्यूसली सिगार स्मोक कर रहे थे। ब्लास्टर चेतन दत्ता भी डरे थे। टास्क इतना टफ जो था, सारी एहतियात के बावजूद ट्विन टावर के बगल की सोसाइटी की दीवार तक मलबा छिटका। ये लौह खंडहर वहीं का है जहां पर सुपरटेक के दोनों टावर्स, ट्विन टावर्स जिसको कहा जा रहा था, एपेक्स और सियान को जमींदोज कर दिया गया है। आपको मलबा दिखाई पड़ेगा। न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से उन दोनों टावर्स को, ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया है। पूरी भ्रष्टाचार की जो इमारत थी वो अब जमीन पर पड़ी हुई है। इस मलबे की भी कहानी थी, सारे जमाने ने जानी थी, लेकिन कुछ बातें अब भी अनकही हैं। ये नौबत क्यों आई, किसकी वजह से आई? ट्विन टावर खंडहर में दफन नहीं हो सकता। वो काला अध्याय आज से करीब 18 बरस पहले भ्रष्टाचार की बुनियाद पड़ी। इसे बनाने वालों में बिल्डर, अथॉरिटी और कुछ सियासी साझीदार बने। साल 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक को प्लांट आवंटित किया गया। प्लांट हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए दिया गया था। साल 2005 में बिल्डिंग की मंजूरी मिली। जो प्लान पास हुआ उसमें 10 मंजिल के 14 टावर बनाए जाने थे, लेकिन बिल्डर ने साल 2006 में 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। हद तो तब हो गई जब 2009 में बिल्डर ने फिर हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा बदल डाला। अब 24 मंजिल के इन ट्विन टावरों का निर्माण शुरू हो गया। मार्च 2012 में इनकी ऊंचाई 24 से 40 मंजिल कर दी गई। तब तक ट्विन टावर में 633 फ्लैट की बुकिंग भी कर ली गई थी। उधर पहले से हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट बुक कर बैठे खरीदार खुद को ठगा महसूस करने लगे। इस बीच बिल्डर बायर विवाद अदालत के देरी पर जा पहुंचा। कानून की चौकट पर बिल्डर औंधे मुंह गिरा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विन टावर की तबाही के आदेश सुना दिए। बिल्डर की सारी हेकड़ी गुल हो गई। ट्विन टावर का विध्वंस हो गया। ट्विन टावर के साथ बरसे बारूदी कचरे पर पानी छिड़का जा रहा है। ये धूल और धुआं वक्त के साथ छंट जाएगा, मगर ट्विन टावर की तबाही उन तमाम बिल्डरों के लिए एक सबक है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। असल में ये धमाका भ्रष्टाचार के उस जुड़वा तंत्र के ऊपर हुआ है जिसने इस देश के सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। तो भ्रष्टाचार को बतौर निशानी साथ लिए ट्विन टावर को जमींदोज करना था, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें बेहद सावधानी बरती गई और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी इमारत की महासमाधि, चारों तरफ छाया धूल और धुएं का गुबार। नौ सेकंड में धड़ाम हुआ ट्विन टावर।
झरने की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड, जी हां 9 सेकंड। भ्रष्टाचार की ये इमारत धुआं धुआं हो गई। वजूद ही खत्म हो गया। सिर्फ 10 सेकंड पहले यहाँ ट्विन टावर खड़ा था, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, लेकिन बारूद को एक्टिवेट करने वाला बटन दबा और कुछ ही सेकंड में ये इमारत जमींदोज हो गई। ट्विन टावर का एक एक फ्लोर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरा इलाका धूल के मोटे चादर से ढक गया, जिसकी वजह से यहाँ कुछ देर के लिए देखना भी मुश्किल हो गया था। इस ट्विन टावर पर पूरे देश की निगाहें थी। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर इतनी लंबी इमारत को ध्वस्त कैसे किया जाएगा। भ्रष्टाचार की इस सबसे बड़ी इमारत को गिराने का आदेश भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक तैयारी चली। पूरे इलाके का सर्वे किया गया, एक एक बारीकी पर पूरी तैयारी के साथ काम किया गया। ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले तक बिल्डिंग में टेक्निकल टीम के लोग मौजूद थे और फिर तकनीक की मदद से इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। 32 फ्लोर के टावर को ध्वस्त करने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां पर देर रात गाड़ी टकराने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी टकराने के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने फोन कर अपने अपने लोगों को बुलाया और बवाल बढ़ गया, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बवालियों की तलाश कर रही है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता के घर बम विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात बदमाशों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष विमलेश तिवारी के घर पर धावा बोल दिया। उसके बाद बमबारी की घटना हुई और इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना से ये खबर आप देख रहे हैं। बदमाशों ने घर पर बमबारी की, बमबारी के बाद दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता के घर ये बमबारी की गई। बात दिल्ली विधानसभा की करेंगे। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र है, जिसमें केजरीवाल सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो वहीं सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को भी मिल सकती है। तो दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से विश्वास मत प्रस्ताव रखा जाएगा और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने आई हैं, आज विधानसभा के अंदर भी आप ऐसा हंगामा देख सकते हैं। बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के दुमका में छात्रा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में छात्रा की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। थोड़ी देर में छात्रा की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन खासा अलर्ट मोड में है और छात्रा के घर के पास भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। तो दुमका में जिस तरीके से 12वीं की छात्रा की जान गई है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। छात्रा को बीते मंगलवार को शाहरुख नाम के लड़के ने बात न करने पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में गंभीर रूप से जली छात्रा की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हादसा ये हुआ कि मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर वो कहीं जुगाड़ किया। बेटी को 10 दिन से तंग कर रहा था, वो अपना सहेली से या दोस्त से नंबर लिया था, वो उसका तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, बेटी बड़ी बेटी है, हमसे जिक्र कभी किया नहीं, तो हमको तंग करता है, यह करता है, वो करता है, जो भी हो। 22/8 को उसने 8 बजे रात में धमकी दिया। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा
से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ, अब नहीं जानता हूँ ये घटना हो जाएगी। तो छात्रा की मौत के बाद दुमका में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए जुलूस भी निकाला है। हिंदू संगठनों की ओर से ये जुलूस निकाला गया। दुमका में छात्रा की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। तो गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। दुमका में छात्रा की मौत पर यह हंगामा किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू सामाजिक संगठन यहां पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंकिता की मौत। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि उनको 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया या पब्लिक या हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग खुद से न्याय कर लेंगे। ये घटना बहुत ही शर्मानक घटना है। एक हिंदू परिवार की बेटी वो घर में सो रही थी, एक शाहरुख नाम का लड़का घर में घुस के पिछले मंगलवार को घर में घुस के पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए। जल्द से फांसी दे, ऐसा आदमी को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि दुमका में दंगा भड़काने का वो लोग प्रयास कर रहा है। इस प्रकार का माहौल हम लोग हिंदू संगठन जितना है हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तो दुमका में जगह जगह पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ में प्रदर्शन के दौरान बंद का ऐलान भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से किया गया है। दुमका बंद का ऐलान ये संगठन कर रहे हैं। छात्रा की मौत के बाद दुमका में बवाल की स्थिति देखने को मिली है। तो हिंदूवादी संगठनों की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। छात्रा की जिस तरीके से मौत हुई है उसके बाद दुमका में सभी जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को देखते हुए एहतियाती तौर पर प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं छात्रा की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा कि इसे तुष्टीकरण नहीं कहें तो क्या कहें। एक और हेमंत सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर इलाज करवा रही है। दूसरी ओर झारखंड की बेटी अंकिता को उसी के हाल पर छोड़ दिया क्योंकि जिहादी मानसिकता वालों ने शाहरुख ने उसे जलाया था। जनता ये दोहरी मानसिकता देख रही है। वहीं छात्रा की मौत पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बनाना गुप्ता ने बयान जारी किया है और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पीडी ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया। डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो दुमका जिले में छात्रा की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और ऐसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर दुमका में धारा 144 लागू कर दी है। दुमका में छात्रा की मौत के बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है क्योंकि किसी भी तरीके से हालात न बिगड़ने पाए। अब छात्रा की थोड़ी देर में शव यात्रा भी निकाली जाएगी और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धारा 144 लागू की गई है। किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। तो धारा 144 लागू की गई है ताकि किसी भी तरीके से हालात ना बिगड़ने पाए क्योंकि हिंदूवादी संगठनों समेत तमाम ऐसे संगठन हैं जिनमें नाराजगी देखने को देखी जा रही है और पहले भी इन संगठनों ने सड़क पर उतरकर छात्रा के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। तो छात्रा की मौत के बाद अब प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की ओर से। जहां बंद का ऐलान किया गया है तो वहीं एहतियाती तौर पर प्रशासन ने भी जिले में धारा 144 लागू कर दी है क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। तो बात भारत पाकिस्तान मैच की करेंगे क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत हासिल की। भारत ने पाक को 5 विकेट से हराया। शानदार जीत
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये दर्ज की, जिसमें हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। जहां हार्दिक पांड्या ने न केवल गेंदबाजी से बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। आखिरी ओवर में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की है उससे भारत को बड़ी जीत हासिल की है। 3 विकेट जहां पर हार्दिक पांड्या ने लिया और वो अहम विकेट थे, वहीं 17 गेंद पर 33 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच को जिताया है। जा सकता है, पर जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जट्टू ने बैटिंग की तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए। बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था। लास्ट जब तक मतलब हार्दिक ने जाके रन बनाया, उससे पहले बिल्कुल 50-50 था और हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए। बट हाँ, डेफिनेटली मैच 50-50 था। तो जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, इसको लेकर दुबई से लेकर भारत तक कैसे जश्न मनाया गया क्रिकेट प्रेमियों की ओर से, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दुबई के मीना बाजार में भारत की जीत के साथ ही समर्थक खुशी से झूमते नजर आए हैं। भारत की जीत का जश्न मुंबई, नागपुर, गुजरात ही नहीं बल्कि इंदौर और नोएडा में भी मनाया गया है। तो ये जीत के जश्न की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुबई जहां पर ये पूरा मैच हुआ, वहां पर किस तरीके से मीना बाजार में किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया। मुंबई, नागपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए और तिरंगा लहराते हुए भारत की शानदार जीत का जश्न मनाया है। इंदौर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आवेश खान के घर पर उनके परिवार वालों ने जीत का जश्न मनाया और नोएडा में भी लोग जमकर थिरके हैं। तो एशिया कप के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार का बदला पूरा कर लिया है। दुबई से लेकर भारत के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया की शानदार जीत का जश्न मनाया है। और नागपुर में तो पाकिस्तान पर टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत पर जश्न मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े बजाते हुए सड़कों पर उतर गए। उन्होंने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं दुबई में भी मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकले टीम इंडिया के फैन जश्न मनाते नजर आए। जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। मुंबई में भी टीम इंडिया की जीत की खुशी ने लोग नाचते दिखाई दिए हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी टीम इंडिया की जीत के जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो मैच से पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसका खुलकर स्वागत भी किया गया और गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए पाकिस्तान को बड़ा स्कोर हासिल करने से रोक दिया और महज 147 रन का ही स्कोर पाकिस्तान बना पाई। जिसका जवाब देने उतरी भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारकर हार्दिक पांड्या ने टीम को जीत दिला दी। हालांकि भारत को पहले ही ओवर में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पारी की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 46 गेंद में 49 रन की साझेदारी हुई। कोहली 35 और रोहित 12 रन बनाकर आउट हो गए और फिर 5वें विकेट के लिए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच 29 गेंदों में 52 रन की अहम साझेदारी ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। हालांकि आखिरी ओवर में पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा का विकेट गया और उसमें 35 रन बनाकर ही जडेजा चले गए, लेकिन क्रीज पर हार्दिक पांड्या डटे रहे और छक्का लगाकर मैच को भारत के पाले में ले आए। और मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उनका बल्ला पाकिस्तान के अरमानों पर भारी तो पड़ा ही, साथ ही गेंद से भी उन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पांड्या ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस रोमांचक मुकाबले में पांड्या के बल्ले का जादू भी सिर चढ़कर बोला। टीम इंडिया के सिर पर जीत का सेहरा सजाने वाले पांड्या ने 17 गेंदों पर 33 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। उनकी इस पारी ने ही कांटे के मुकाबले में भारत को जीत के करीब पहुंचाया। हार्दिक ने जाके रन बनाया, उससे पहले बिल्कुल 50-50 था और हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए। और पांड्या के शानदार खेल की बदौलत पाकिस्तान टीम इंडिया के सामने चारों खाने चित हो गया। एशिया कप में अपने अगले मुकाबले में अब टीम इंडिया 31 अगस्त को हांगकांग से भिड़ेगी। जहां पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है, वहीं भारतीय क्रिकेटर आवेश खान का परिवार भी जीत का जश्न मना रहा था। चलते टाइम जब मैच थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि फंस रहा है, उस टाइम भी हम पूरे परिवार ने दुआएं करी
और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आवेश का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा, समझ लीजिए। ठीक है, उसने ओवर डाले 2 ही बस, मगर उसने एक इम्पोर्टेंट विकेट फ़कर जमान का लिया, जो कि एक मैच का टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जैसे ही 5 विकेट से हराया, वैसे ही दुबई की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। दुबई की सड़कों पर हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिला। तो सड़कों पर जमकर नाचे हैं क्रिकेट प्रेमी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। ये देखिए दुबई के मीना बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही 5 विकेट के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद दुबई की सड़कों पर तिरंगा लहराया गया भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की ओर से। मुकाबला हो चुका है, जीत हार का फैसला हो चुका है। चाचा हैं, सुधीर हैं, राम बाबू हैं, इनसे बड़ा फैन तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चाचा, शुरुआत आपसे, मुकाबला हुआ कैसा लगा आपको? मतलब टक्कर का कांटे के मुकाबला। बड़ी जो है ना देर के बाद जो है ना इतना बड़ा फाइटिंग मैच में हुआ कि पाकिस्तान का टोटल जो है ना 147 इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने और फील्डिंग ने बहुत बढ़ के जो है ना मुकाबला किया। और पाकिस्तान की आज हार की वजह जो है ना पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो टोटल फ्लॉप हुई। सुधीर, मैच कैसा रहा? नहीं, मैच बहुत अच्छा रहा, दोनों पक्ष में था। ऐसा नहीं कि इंडिया के पक्ष में हो पाकिस्तान के पक्ष में, दोनों में घमासान हुई। लेकिन आखिरी में हार्दिक पांड्या ने चौके और छक्के की बरसात की और टीम इंडिया जीत गई। राम बाबू, बिल्कुल जी, हुण मैं की कहवा की दस सकदा। मैं पहला हो रहा सीगा 10 विकेटां नाल, फिर हो गया 2 विकेटां नाल। हुण इंडिया पाकिस्तान का मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने लग गया। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो रहा है, फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है। और आज का मैच इतना जबरदस्त हुआ, किसी को मतलब हाथ जोड़ लिए थे कभी क्या होने वाला है। हमने एक चीज देखा कि आप टीवी पे एक बार मायूस भी नजर आए, फिर सडनली आपने देखा कि कैमरा आपके ऊपर है तो आपने भी तिरंगा लहराया। नहीं, जोश टीम इंडिया को बढ़ाने के लिए तो जब भी होता है तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार मतलब अच्छे खेले और हार्दिक पांड्या बेहतर परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को जीत दिलाई।